नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश और लालू पर निशाना साधा है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के डीएनए वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश और लालू प्रसाद के मुंह में बर्फ जम गया है, क्योंकि कांग्रेस के सीएम ने आपत्तिजनक बयान दिया है। एक समय सीएम नीतीश कुमार बिहार से नाखून और बाल बेचकर डीएनए का प्रमाण दे रहे थे। गिरिराज ने राहुल की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कहा कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नीतीश और लालू प्रसाद को बिहार की जनता को जवाब देना होगा। पैदल दर्शन कराया आज नहीं, आज केवल भ्रष्टाचार। अच्छा सर, इंडिया का जुबान बंद है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी। तो गिरिराज सिंह का बयान कि नीतीश कुमार के मुंह में बर्फ जमा है। तमिलनाडु के सीएम, माफ कीजिएगा, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का जो बयान सामने आया डीएनए को लेकर, बिहार डीएनए पर सवाल खड़ा किया, जिसके बाद से अब गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेड्डी ने बिहारियों के डीएनए को अपमान किया, लेकिन न लालू जी की जुबान खुल रही है, न नीतीश कुमार की जुबान खुल रही है। 2010 में मोदी जी के खिलाफ डीएनए की परीक्षा दे रहे थे, नाखून भिजवा रहे थे। आज क्या हो गया? अब सांप छू गया है, लोगों के मुंह में बर्फ जम गया है। बिहार का अपमान नीतीश कुमार सहें, लालू यादव सहें, लेकिन कांग्रेस और लालू यादव सबको जवाब देना होगा कि बिहार के अपमान पर चुप क्यों। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा इसका समर्थन किया, केवल कांग्रेस और आरजेडी ने इसका विरोध किया है। आरजेडी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। बिहार की सत्ता पर ये लोग काफी साल से काबिज है। सम्राट ने कहा कि बिहार में बालू और शराब माफिया का बोलबाला है। वहीं सीएम नीतीश की चुनावी दौरे पर कहा कि बिहार में नीतीश की जमीन खिसक चुकी है, अब बिहार की जनता ही उन्हें नहीं पसंद कर रही है। वहीं बिहार के शिक्षा माफिया बच्चा राय की करोड़ों की संपत्ति पकड़े जाने पर कहा कि मोदी की सरकार में माफिया तंत्र को खत्म करने की गारंटी है। चाहेंगे नहीं, जिनको रखना है वो लोग रखें, इसमें क्या दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कई बार इसका सपोर्ट किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल इसका विरोध किया है। राजद सरकार में रहते हुए ऑफिशियल विरोध करते रहे। हम लोगों ने तो समर्थन किया, आज भी समर्थन करते, लेकिन नीतीश कुमार की सारी स्थिति को समझते हैं। 33 वर्षों तक लालू जी और नीतीश जी का राज रहा और 32,000 करोड़ रुपया ही रेवेन्यू उपलब्ध हो पाया। इसका मतलब ये दोनों मुख्यमंत्री अक्षम है। सीएम नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने बड़ा हमला किया है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर चिराग ने निशाना साधा है। चिराग ने कहा कि नीतीश विशेष राज्य की मांग करे, ये अच्छी बात है, लेकिन नीतीश बताया 19 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों में क्या क्या कमियां रही हैं। अपनी नाकामियों का पूरा हिसाब दे। सरकार अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में क्यों नाकाम रही? आज 75 साल बाद भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों हो रही है? बिहार में केंद्र सरकार की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। साथ ही उन्होंने वाराणसी में सीएम नीतीश की होने वाली रैली पर भी निशाना साधा। चिराग ने कहा कि नीतीश को बिहार की जनता ने अस्वीकार कर दिया है, दूसरे राज्य की जनता उन्हें क्या सुनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों में क्या क्या कमियां रही, अपनी विफलताओं का ब्यौरा वो केंद्र सरकार के समक्ष रखें और ये ब्यौरा रखते हुए वो इस बात की मांग करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो उनको इस बात को भी स्वीकारना होगा कि 19 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियां बिहार की अर्थव्यवस्था को, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिहार में पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में नाकाम रही हैं। यही कारण है कि बिहार में आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिहार को एक विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने की ज़रूरत पड़ रही है।
यहाँ पे केंद्र सरकार की योजनाओं की आई हुई राशि तक भ्रष्टाचार की देन चढ़ जाती है। विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं में जो राशि केंद्र सरकार बिहार को भिजवाती है वो तक भ्रष्टाचार की देन चढ़ जाती है। तो ऐसे में जब विशेष राज्य के दर्जे की बात की जाती है तो इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग के माध्यम से ही इस विशेष राज्य के दर्जे की राशि या जितनी इसमें सहूलियतें हैं, सुविधाएं हैं, उसका इस्तेमाल या पूर्ण रूपेण उसका इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब साथ में केंद्र सरकार इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी का प्रहार जारी है। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी के छापे का आज 5वां दिन है। कल तक हुई छापेमारी में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किए जा चुके हैं। इन नोटों को गिनने में 50 बैंक कर्मचारियों के साथ साथ 25 मशीनों की मदद ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 160 करोड़ कैश की गिनती पूरी हो चुकी है। हालांकि एसबीआई सूत्रों के मुताबिक आज नोटों की गिनती पूरी हो सकती है। इन नोटों को स्टेट बैंक के बोलांगीर ब्रांच में रखा गया है। अब तक नोटों से भरे 176 बैग मिले हैं। आईटी विभाग ने ओडिशा में बीएसजीसी और बीडीपीएल जैसी शराब कंपनियों के संबलपुर, राउरकेला और बोलांगीर जैसे ठिकानों पर छापा मारा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 300 करोड़ से अधिक का कैश यहां पर बरामद किया गया है। नोटों की गिनती अभी भी जारी है। जो जानकारी मिल रही है, नोटों की गिनती आज खत्म हो सकती है। आयकर विभाग की छापेमारी आज 5वें दिन भी जारी है। बता दें कि इन नोटों को स्टेट बैंक के बोलांगीर ब्रांच में फिलहाल रखा गया है और अब तक नोटों से भरे 176 बैग मिले हैं। और इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर आयकर की टीम ने छापेमारी की, सर्वे किया। सांसद के ठिकाने पर छापे का आज 5वां दिन और 5वें दिन भी यह छापेमारी जारी है। 300 करोड़ से अधिक के कैश यहां से जब्त किए गए हैं। जो बगल की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, बोलांगीर में 50 बैंककर्मी गिनती में जुटे हुए। गिनती का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। अब तक 165 करोड़ कैश की गिनती पूरी हो चुकी है और बाकी कैश की गिनती होनी बाकी है। बताया जा रहा है कि आज सभी कैश की गिनती पूरी हो सकती है। मशीनें और मंगाई गई है। जांच के दौरान डिजिटल डिवाइस भी यहां से बरामद किए गए हैं जिसकी छानबीन की जा रही है। जांच के लिए हैदराबाद से एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई है जो ट्रांजैक्शन की भी जांच करेंगे। कंपनी के वित्तीय लेन देन का इसमें बड़ा सुराग हाथ से लग सकता है। वहीं कैश के साथ गोल्ड भी जब्त किए गए हैं। तो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश लोक में अब तक क्या हुआ वो हम आपको समझाने की हमने कोशिश की कि कैसे यह कैश जो है उसकी बरामदगी की गई और अभी तक कोशिश की जा रही कि कैश को जल्द से जल्द गिन लिया जाए। वहीं कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा बरामद पैसे होने के बाद से सियासतगर में सांसद चिराग पासवान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा कि विपक्षी नेताओं की पुरानी परंपरा है, पहले भ्रष्टाचार करेंगे और पकड़े जाने पर किनारे करने की कोशिश करेंगे। इस भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल है इसकी जांच होनी चाहिए। कि पहले तो भ्रष्टाचार करेंगे और उसके बाद अगर उसमें कोई पकड़ा गया तो उससे अपना पल्ला झाड़ने का काम करेंगे। बट बहरहाल लिंक है नहीं है ये तमाम चीजें जांच का विषय है और जांच में जो भी दोषी हैं कार्रवाई उस पर जरूर होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद के कैश लोक पर गिरिराज सिंह ने भी अपना प्रतिक्रिया अपनी दी है, निशाना साधा। गिरिराज ने कहा है कि धीरज साहू के पैसे कहां जा रहे थे इस पर सभी की जुबान बंद है। गिरिराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस पैसे जमा कर रही थी। गठबंधन नहीं, घमंडिया कहिए, घमंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस सहित तमाम घमंडिया का जुबान बंद है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सभी की जुबान बंद है। धीरज साहू के पैसे कहां जा रहे थे, किस चुनाव के लिए, मोदी को हराने के लिए था क्या? ये पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं घमंडिया गठबंधन की ओर से मोदी को हराने के लिए। लेकिन
मोदी जी का भी संकल्प है कि जब तक हम रहेंगे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसते रहेंगे, चाहे कितना भी बड़ा ताकत क्यों न हो। और इस बीच धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान सामने आ गया। कांग्रेस का जल्द सर्वनाश होगा, ये अश्विनी चौबे ने कहा है। लोगों के खून पसीने के पैसे से खिलवाड़ है, जो लोग इससे बचाएंगे उनका सर्वनाश होगा। 300 करोड़ कोई मजाक नहीं है, धीरज साहू को पार्टी से हटा देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी उनका बचाव कर रही है, तो ये बयान भी हम आपको सुनाएंगे। चूज करके और 300 करोड़ रुपया अट्टालिकाओं में बड़े बड़े अट्टालिकाएं बना करके और जिस प्रकार का नग्न दृश्य उपस्थापित किया गया है, ये देश के लिए शर्मनाक और दर्दनाक है। ऐसे लोगों को जो गरीबों का खून चूसता है उसको जनता कभी नहीं बख्शेगी और कांग्रेस के लोग उसको बचाने में लगे। ये भ्रष्टाचार की कहानी को गढ़ते हैं, ये वंशवादियों का कहानी गढ़ते हैं और उसको बचाने में लगे हुए हैं भ्रष्टाचार को। तो ऐसे भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी लोगों का नाश होगा और जो लोग उसको बचाएंगे उनका भी नाश होगा। तो भ्रष्टाचार पर मोदी का महाप्रहार जारी है। कांग्रेस सांसद के कैश लोग पर बिहार की सियासत घर में किसने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में डिजिटल युग का शुरुआत करके न खाएंगे न खाने देंगे का फार्मूला लागू किया। कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी लुटेरा, कोई भी अपराधी, कोई भी घोटालेबाज बचेंगे नहीं, उनको जेल जाना पड़ेगा। सबको पता है कि अजीत पवार के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबसे भ्रष्ट और सबसे करप्ट अगर कोई है तो वो अजीत पवार और एनसीपी है। लेकिन आज उसी सबसे भ्रष्ट व्यक्ति को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। मोदी सरकार सूट बूट की सरकार है। क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्षी लोगों के लिए है? भ्रष्टाचार पर मोदी की गारंटी के बारे में कह रहे हैं। ये बातें तब कहा चली जाती हैं जब कर्नाटका में इनके खुद के विधायक के यहां इतनी बड़ी राशि बरामद होती है। हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, येदियुरप्पा जी को भाजपा में सहर्ष शामिल कराया जाता है। पटना में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। लेकिन काफी दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंच पर होंगे। लंबे समय के बाद सीएम नीतीश और अमित शाह आमने सामने होंगे। क्या सीएम नीतीश और शाह के बीच सियासत पर भी बात होगी? और चलिए पटना संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आनंद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की आज बैठक और सबसे खास कि नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह आज लंबे समय के बाद से आमने सामने होंगे, एक मंच पर होंगे। क्या कुछ बातें होंगी? क्योंकि चर्चा ये भी है कि विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है उस मांग को भी दोहरा सकते हैं, वो मांग नीतीश कुमार रख सकते हैं। किस तरीके से इस बैठक को देखा जाए? क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में हो रही है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें ऐसे तो कई एजेंडा है। राज्यों का आपस में समन्वय बेहतर कैसे हो, नक्सलवादी की समस्या, राज्यों में निवेश कैसे बढ़े, या फिर कई सारी जो समस्याएं होती है उसको लेकर एक मंच ऐसा है जहां पर आप तमाम जो राज्य जो इसमें भाग ले रहे हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, उसके मुख्यमंत्री बैठकर आपस में चर्चा करते हैं और गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन आज इसमें 3 मुख्यमंत्री नहीं शामिल हो रहे। इसमें मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं। इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा दें। इस पर सिक्योरिटी की बहुत जबरदस्त व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि वहां पे मीडिया को भी अलाउ नहीं है, सिर्फ कैमरामैन को जाने की इजाजत है ताकि उस बैठक में जो विजुअल है, तस्वीर है, वो उतार सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बैठक को आप इसलिए भी महत्वपूर्ण समझ सकते हैं क्योंकि एनडीए गठबंधन से जब नीतीश कुमार अलग हुए थे
ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार और अमित शाह एक मंच पर एक साथ बैठेंगे। और ऐसे तो कई सारे एजेंडे हैं, लेकिन बिहार की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा है, जिसको लेकर नीतीश कुमार लगातार सवाल उठा रहे हैं और केंद्र सरकार से लगातार वो मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जी। लेकिन बीजेपी भले ही इस पर कई तरह के हमला करे, लेकिन ये जो फोरम होगा जब अमित शाह के सामने नीतीश कुमार बैठेंगे और विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाएंगे तो बेहद दिलचस्प होगा कि उसके बाद फिर अमित शाह का रिएक्शन क्या होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि नेपाल में जो हाई डैम बनाने की बात हो रही है, जिसके लिए बिहार सरकार लगातार केंद्र सरकार से आग्रह कर रहा है, चूंकि ये दो देशों के बीच का मामला है, तो बिहार सरकार ने लगातार केंद्र सरकार से आग्रह किया कि केंद्र सरकार इस पर पहल करे और नेपाल में हाई डैम बनाने की बात जो लगातार बिहार सरकार उठा रही है, जिसकी वजह से उत्तर बिहार के कई जिले हर साल बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं, उसे रोका जा सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग एक साल से ज़्यादा का वक्त है जब अमित शाह और नीतीश कुमार आमने सामने बैठेंगे, और वो भी तब जब अमित शाह ने कई फोरम पे कहा है, अपने रैलियों में कहा है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। वैसे समीकरण के बाद आज जब दोनों नेता एक साथ बैठेंगे तो नजरें टिकी रहेंगी, नजरें इस बात को लेकर भी टिकी रहेंगी कि दोनों बड़े नेताओं का, नीतीश कुमार और अमित शाह का बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज क्या रहता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि जब बैठक शुरू होगी 2 बजे से, उसके बाद बिहार किन किन मुद्दों को उठाता है, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड से पेंशन का मामला, पेंशन का जो मुद्दा है वो तो उठेगा ही उठेगा, 2 राज्यों का मामला है। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा और नेपाल में हाई डैम जैसे बनाने की बात बिहार सरकार पुरजोर तरीके से उठाने की तैयारी कर रही है। और जब नीतीश कुमार इस फोरम का उपयोग कर विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो चुनावी साल में जब अप्रैल मई में चुनाव होगा, उस वक्त उसके पहले केंद्र सरकार का रुख क्या रहता है बिहार को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है बिहार पिछड़ा रहेगा, और उससे भी महत्वपूर्ण कि जब बिल्कुल इस बैठक पर नजर बनाए रखिए, अपडेट होंगे आपसे आगे भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लंबे समय के बाद अमित शाह और नीतीश आमने सामने होंगे। क्या इस मुलाकात में शाह और नीतीश के बीच सियासत पर भी बात होगी? ये सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा है और इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आज पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी भाग लेने आएंगे। इस पर सियासत नहीं, इस पर बिहार का जो वाजिब हक है विशेष राज्य का दर्जा, इस पर चर्चा होगी। ये मांग पुरानी रही है और कई मंचों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस मांग को दोहराया है। सियासत का कहाँ सवाल उठता है? जो बिहार का वाजिब हक है उसे मांगा जाएगा। अमित शाह जी का आज का बिहार दौरा पूर्ण रूपेण सरकारी और प्रशासनिक है। ECZ यानी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को चेयर करने के लिए, उस बैठक में सम्मिलित होने के लिए अमित शाह जी आज पटना आ रहे हैं बतौर देश के गृह मंत्री। इस बैठक में काफी मुद्दों पे बात होनी है, पर इस बैठक के दरमियान अगर कोई भी व्यक्ति अमित शाह जी से कोई बात करना चाहता है जो बिहार के विकास की बात हो, जो बिहार के विषय में बात हो, तो अमित शाह जी तो खुशी खुशी बात करेंगे। नीतीश कुमार जी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पर वो पूरा शिष्टाचार दिखाएंगे, उसका पालन करेंगे। अमित शाह जी से मुलाकात होगी, हर तरह की बात होगी और 2 राजनेता मिलेंगे तो राजनीतिक बात भी होगी, होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पहले ही लंबी लकीर खींच दी है। ये लोग भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार जी ने भाजपा को छोड़ा है, भाजपा के कृत्यों की वजह से। नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं इंडिया अलायंस के, जो देश के स्तर पर मजबूती से चुनाव लड़े। कभी नीतीश कुमार जी को प्राथमिकता नहीं देते, राजनीति को प्राथमिकता नहीं देते। इच्छा है बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, देश में जो ताकतें द्वेष फैलाती हैं उनको। और इस बीच बड़ी खबर, दानापुर के बेटा से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर चालकों और बालू माफिया ने खनन विभाग के पदाधिकारियों को कुचलने की कोशिश की। कुचलने में जब नाकाम हुए तो खनन पदाधिकारियों को खदेड़ दिया। यही नहीं, ट्रैक्टर भी छुड़ा कर ले भागे। घटना बेटा थाना क्षेत्र के पांडे चक की है। बताया जाता है कि अवैध बालू माफिया के ट्रैक्टर को खनन पदाधिकारी ने छापेमारी कर पकड़ा था। ट्रैक्टर पकड़े जाने के बाद बालू माफिया आक्रोशित हो गए और बालू लदे ट्रैक्टर का बालू गिराकर ट्रैक्टर चालक ने पदाधिकारियों को कुचलना चाहा। घटना की शिकायत खनन पदाधिकारी प्रीतम कुमार ने बेटा थाना को दी है। आवेदन के आधार पर बेटा पुलिस पांडेचक बालू घाट पर कैंप कर अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। इस घटना में पुलिस ने 15 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर छापेमारी में जुटी हुई है। छापामारी में क्योंकि वो लोग पहले से सूचना दे दिए तो अवैध खनन लोड कर रहे ट्रैक्टर सब भाग गया। भाग करके वो ट्रैक्टर सब जो है
पांडेचक स्थित विकास यादव के घर के पास, जहां पहले से और 7-8 खाली ट्रैक्टर खड़ी थी, छिपा कर रखा गया था। उस ट्रैक्टर के संबंध में पूछताछ किया गया, कोई कागजात नहीं दिखाए, तो कुल 6 ट्रैक्टर जिस पर बालू लोड था उसको विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। बड़ी खबर कैमूर से, जहां ज्ञात अपराधियों ने गैस कटर से एसबीआई का एटीएम काटकर रुपए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामला कुदरा थाना क्षेत्र के NH-2 स्थित पुसौली का है। फिलहाल कितने रुपए की चोरी हुई है इसका कुछ पता नहीं चल सका है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। कितने सिंसियर थे, क्या से कार्रवाई वो तो अभी हम लोग फोकस किया है, वो जांच हम लोग करेंगे। अभी हमारा भी फोकस है इस केस को उद्भेदन के लिए। कई कुछ गैंग के बारे में डिटेल हम लोगों को मिला है जो पूर्व में इस इलाके के आसपास के जिलों में सक्रिय रहे हैं, उनकी पूरी लिस्ट बना ली गई है। जल्दी हम लोग इस केस को डिटेक्ट कर देंगे। बड़ी खबर सरसा से, जहां दारोगा की बेरहमी से पिटाई की गई है। बता दें कि बैजनाथपुर ओपी प्रभारी को छापेमारी के दौरान ग्रामीणों ने घेर कर जानलेवा हमला किया है। ग्रामीणों ने दारोगा पर पत्थर से हमला किया। हमले में ओपी प्रभारी और एक सब इंस्पेक्टर बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों के सिर में गंभीर चोट लगी है। दोनों का निजी नर्सिंग होम में इलाज जारी है। घटना बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के खजूरी गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बैजनाथपुर थानाध्यक्ष और एक जूनियर सब इंस्पेक्टर अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी करने गए थे। उनके साथ और पुलिसकर्मी भी थे। ग्रामीणों ने सबको घेर लिया और पथराव किया। इस दौरान दोनों अपराधी फरार हो गए। पुलिस को जब ग्रामीणों ने घेर लिया तो पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली भी चलाई। थाना प्रभारी और एक जूनियर सब इंस्पेक्टर एक रेड में गए थे और उनके साथ जो टीम थी उनको ग्रामीणों के द्वारा घेर लिया गया और पथराव किया गया था। तो उसमें इन दोनों को चोटें आई है, सर में चोटें हैं और हाथ में भी चोट आई है। अभी सूर्या हॉस्पिटल में इलाजरत है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी वो खतरे से बाहर। और ये जो रेड कंडक्ट किया गया था, एक बाइक पे सवार 2 व्यक्ति जो संदिग्ध हालत में दिखे थे उनका पीछा करते हुए किया। किशनगंज कटिहार पश्चिम बंगाल के NJP सहित आसपास के इलाके के रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पटना आने जाने में अब और भी आसानी होने वाली है। न्यू जलपाईगुड़ी से किशनगंज कटिहार होकर वंदे भारत एक्सप्रेस राजधानी पटना तक 17 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को देश भर में 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस का इसी दिन पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। कटिहार रेल डिवीजन के विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कटिहार रेल डिवीजन को 17 दिसंबर को तैयार रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।